सोचिए, एक सुबह है, आप उठते हैं लेकिन मन में कोई उत्साह नहीं, न कोई सपना, न कोई मकसद। बस एक और दिन शुरू हो रहा है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अब चलिए जापान के एक छोटे से द्वीप पर, ओकिनावा, जहां लोग 90 से 100 साल तक जीते हैं, और वो भी खुशी और स्वास्थ्य के साथ। यहाँ के लोगों में एक बात सामान्य है, हर किसी के पास एक वजह है जीने की। इसी वजह को जापानी कहते हैं इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है वो कारण जिसकी वजह से आप सुबह उठते हैं। ये कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, न ही यह पैसा कमाने से जुड़ा होता है, बल्कि यह वो चीज़ होती है जो आपके दिल को सुकून देती है। जैसे किसी को बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, किसी को बागवानी, तो किसी को बुजुर्गों की मदद करना। एक बुजुर्ग महिला जो ओकिनावा में रहती थी, रोज सुबह बिना नागा अपने पड़ोस के बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की, न ही कोई औपचारिक नौकरी की, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वो इतनी लंबी उम्र तक कैसे स्वस्थ रहीं, तो उनका जवाब था, मेरा इकिगाई, बच्चों को मुस्कुराते देखना। इकिगाई कोई जादू नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों से जुड़ा होता है। जब आप वो काम करते हैं जिसे आप दिल से चाहते हैं, तो वही आपका इकिगाई बनता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर झांकना चाहिए, खुद से पूछना चाहिए, क्या वजह है जो मुझे जीने की प्रेरणा देती है। कल्पना कीजिए एक ऐसा गांव जहां 100 साल के बुजुर्ग हर सुबह अपने बगीचे में खुद सब्जियां उगाते हैं, दोपहर में दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हैं, और शाम को ताइची करते हुए मुस्कुराते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि जापान के दक्षिणी हिस्से में स्थित ओकिनावा की सच्चाई है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा सुपर सेंटिनेरियंस, 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग रहते हैं। इन लोगों के दीर्घायु जीवन के पीछे छुपा है एक संतुलित और प्राकृतिक जीवन शैली का रहस्य, और जाहिर है उनका इकिगाई। ओकिनावा के लोग हारा हाची बू नामक सिद्धांत को अपनाते हैं। इसका मतलब होता है 88% पेट भरने के बाद खाना बंद कर दो। इस एक नियम से वो ना केवल मोटापे से बचते हैं, बल्कि उनका पाचन तंत्र भी हमेशा दुरुस्त रहता है। इनकी डाइट में हर रंग की सब्जियां होती हैं, बैंगनी, शकरकंद, हरी पत्तियां, पीले फल और बहुत सारा टोफू। मीट और प्रोसेस्ड फूड्स शायद ही कभी खाए जाते हैं। शारीरिक व्यायाम इनके जीवन का हिस्सा है, लेकिन जिम जाकर वेट उठाना नहीं, बल्कि रोजमर्रा के काम जैसे खेत जोतना, चलकर बाजार जाना या घर की साफ सफाई करना। उनकी दिनचर्या में जरूरत से ज्यादा व्यायाम नहीं होता, लेकिन लगातार गतिविधियां होती हैं जिससे शरीर सक्रिय और लचीला बना रहता है। और सबसे खास बात, ये लोग अकेले नहीं रहते। उनका जीवन सामूहिकता से भरा होता है। हर किसी का एक मोआई होता है, यानी एक छोटा सामाजिक समूह जिसमें 5 से 6 दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं, बातें करते हैं, साथ में हंसते हैं और साथ जीते हैं। एक 103 वर्षीय किसान से जब पूछा गया कि उन्होंने इतनी लंबी उम्र कैसे पाई, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह सूरज उगने से पहले मैं अपनी पतंग उड़ाता हूँ, दोपहर में कुछ मूली उखाड़ता हूँ, और शाम को अपने दोस्तों संग ओकिनावा चाय पीता हूँ। मुझे क्या और चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि लंबा और स्वस्थ जीवन किसी दवाई या डॉक्टर से नहीं, बल्कि सादा भोजन, हलचल भरी दिनचर्या और मजबूत रिश्तों से आता है। और सबसे जरूरी बात, ये लोग अपने इकिगाई से जुड़े रहते हैं। यही उन्हें जीवंत रखता है और हर सुबह जीने का कारण देता है। एक युवा जापानी लड़का टोक्यो के भीड़ भाड़ वाले शहर में रोज सुबह अलार्म बजने के बाद भी उठ नहीं पाता था। उसकी नौकरी अच्छी थी, सैलरी भी ठीक ठाक, फिर भी हर सुबह उसे ऐसा लगता मानो उसकी छाती पर कोई भारी बोझ रखा। उसकी आंखें खुलती, लेकिन दिल नहीं जागता था। फिर एक दिन वो ओकिनावा गया। वहां उसकी मुलाकात हुई काजुओ नाम के एक 101 वर्षीय बुजुर्ग से, जो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठते, बांसुरी बजाते और बच्चों को ओरिगामी सिखाते। काजुओ ने कहा, हर सुबह मैं इस उम्मीद में उठता हूं कि आज किसी बच्चे की आंखों में रचनात्मकता की चमक देख सकूं। यही मेरी जिंदगी की वजह है। यही है इकिगाई का असली जादू। जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य हो तो अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी आत्मा खुद आपको जगा देती है। इकिगाई केवल बड़े सपनों या महान उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। ये किसी के लिए बच्चों को सिखाना, किसी के लिए बगीचे में फूलों को पानी देना, या किसी के लिए सुबह की चाय के साथ पत्नी के साथ बैठना भी हो सकता है। जापान में एक सामान्य अवधारणा है, जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि उस वजह से है जो हर सांस को मायने देती है। ओकिनावा के निवासी कभी रिटायर नहीं होते। वे मानते हैं कि जैसे ही हम यह सोचते हैं कि हमारा काम अब खत्म हो गया है,
हमारा शरीर और मन दोनों थकने लगते हैं, इसलिए वे छोटे छोटे काम करते रहते हैं, खेती, सिलाई, बच्चों को सिखाना, और इससे उन्हें लगता है कि वे अब भी किसी के काम आ रहे हैं। इकिगाई हमें एक पर्पस ड्रिवन रूटीन देता है। जब आप जानते हैं कि आपको किस वजह से उठना है, तो दिन की शुरुआत ही ऊर्जा से होती है। इसलिए अगली बार जब आप सुबह अलार्म बंद करके फिर से सोने लगे, तो खुद से पूछिए, क्या मेरी सुबह उठने की कोई वजह है? अगर जवाब नहीं है तो तलाश शुरू कीजिए, क्योंकि इकिगाई कोई चमकदार सपना नहीं, बल्कि वो छोटा सा उद्देश्य है जो हर दिन को अर्थ देता है। ओकिनावा की एक गली में एक बुजुर्ग बढ़ई रहते हैं। नाम है मासाओ सान। उम्र 94 साल। वो अब भी हर सुबह अपनी छोटी सी वर्कशॉप में जाते हैं, लकड़ी तराशते हैं, खिलौने बनाते हैं और फिर उन्हें पड़ोस के बच्चों को उपहार में दे देते हैं। जब किसी ने उनसे पूछा कि इस उम्र में आराम क्यों नहीं करते, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जो रुक जाता है वो जंग लगने लगता है। मैं रिटायर नहीं हुआ, मैं जिंदा हूं। इसी सोच का नाम है इकिगाई। ज्यादातर समाजों में 60 से 65 की उम्र के बाद एक शब्द आता है, रिटायरमेंट, यानी अब काम खत्म, अब बस आराम। लेकिन जापान में ये विचार ही नहीं है। वहाँ रिटायरमेंट का मतलब है आप अब उस चीज से दूर हो रहे हैं जो आपकी जिंदगी का मकसद थी, और यही सबसे खतरनाक बात है। इकिगाई हमें बताता है कि जिंदगी को कभी विराम नहीं देना चाहिए। जब तक आप किसी काम, किसी शौक, किसी सेवा से जुड़े हैं, आप जीवित हैं। ओकिनावा के लोग छोटी उम्र से ही सीखते हैं कि काम का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। काम यानी किसी उद्देश्य के लिए खुद को व्यस्त रखना। इसलिए वो लोग 90 की उम्र में भी खेत में काम करते हैं, कढ़ाई करते हैं, साज बजाते हैं या किसी को कुछ सिखाते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने पाया है कि जिन लोगों की उम्र लंबी होती है, वो ज्यादातर वो होते हैं जो किसी उद्देश्य से जुड़े रहते हैं। उनके पास कुछ करने के लिए होता है, चाहे वो जितना भी छोटा क्यों ना हो। एक जापानी विधवा जिनकी उम्र 79 थी, हर सुबह बच्चों को पारंपरिक नृत्य सिखाती थी। उनका कहना था, जब मैं बच्चों की मुस्कान देखती हूँ तो लगता है जैसे मैं फिर से जवान हो गई। ये अध्याय हमें सिखाता है कि रिटायरमेंट एक विचार है, जरूरत नहीं। जब तक आप जिंदा हैं, आप कुछ नया कर सकते हैं, कुछ छोटा, कुछ सुंदर, कुछ जो आपको खुशी दे। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि अब आपकी उम्र आराम की है, तो उन्हें मुस्कुराकर कहिए, मेरी उम्र इकाई की है। एक 87 वर्षीय जापानी कलाकार तोशियो सान दिन के कई घंटे एक ही काम में डूबे रहते हैं, लकड़ी पर पारंपरिक नक्काशी करना। उनके आसपास न कोई फोन, न शोर, न घड़ी, बस वो, उनका औजार और एक शांति जो उनकी आंखों में साफ झलकती है। जब किसी ने पूछा, क्या आप थकते नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया, जब मैं काम करता हूं समय जैसे रुक जाता है, मैं कहीं और चला जाता हूं। यही अवस्था कहलाती है फ्लो। फ्लो का मतलब है जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि आपको समय, भूख या आसपास की दुनिया का कोई होश नहीं रहता। आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं। यही अवस्था हमारे मानसिक स्वास्थ्य और इकिगाई को मजबूत करती है। फ्लो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तब भी हो सकता है जब आप पेंटिंग कर रहे हों, कोई गाना गा रहे हों, खाना बना रहे हों या अपने बगीचे में पौधों से बात कर रहे हों। फ्लो के पीछे एक गहरा विज्ञान है। जब हम पूरी एकाग्रता से किसी काम में लगते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामिन नामक रसायन छोड़ता है। ये वही रसायन है जो खुशी और तृप्ति देता है। ओकिनावा के निवासी जानते हैं कि फ्लो में रहना सिर्फ मन लगाने से कहीं ज्यादा है। ये उन्हें मानसिक अशांति, अकेलेपन और बोरियत से दूर रखता है। फ्लो उन्हें आत्मिक शांति देता है। एक बुजुर्ग महिला जो रोज रंग बिरंगे कपड़ों से गुड़िया बनाती हैं, कहती हैं, जब मैं सिलाई करती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा भी रंगों से सज रही है। फ्लो की यह अवस्था हमें ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी से भी बचाती है, क्योंकि जब आप कुछ रचनात्मक कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग न अतीत में भटकता है, न भविष्य की चिंता करता है, बस वर्तमान में जीता है। इकिगाई और फ्लो एक दूसरे के पूरक हैं। इकिगाई हमें मकसद देता है और फ्लो उस मकसद को जीने का माध्यम। तो अगली बार जब आप परेशान हो, खाली महसूस करें या उदास हो, कुछ ऐसा कीजिए जिसमें आप खो सकें। शायद वहीं से आपके इकिगाई की शुरुआत हो। ओकिनावा के एक छोटे से गांव में 5 बुजुर्ग महिलाएं हर शाम एक ही चबूतरे पर मिलती हैं। कोई चाय लाती है, कोई बुनाई करती है, कोई पुरानी कहानियां सुनाती है। उनके बीच कोई खून का रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी उनमें ऐसा जुड़ाव है जैसे जन्मों की पहचान हो। ये 5 एक मोआई का हिस्सा है, जापान की वो अनोखी परंपरा
जहां दोस्ती सिर्फ दिल की नहीं बल्कि जिंदगी की जरूरत होती है। मोआई का अर्थ होता है समान सोच वाले लोगों का छोटा समूह जो एक दूसरे की भावनात्मक और सामाजिक मदद करता है। यह सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये एक जिम्मेदारी, एक भरोसा और एक भावनात्मक कवच होता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अकेलापन दिल के दौरे और स्ट्रोक जितना ही खतरनाक हो सकता है, और यही वजह है कि ओकिनावा के लोग इतने खुश और स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उनके पास हैं ऐसे लोग जो उन्हें सुनते हैं, समझते हैं और बिना शर्त स्वीकार करते हैं। एक 92 साल के बुजुर्ग ने कहा, मेरा शरीर भले थकता हो, लेकिन जब मेरी मोआई मुझे मुस्कुराते हुए बुलाती है तो मेरी थकान गायब हो जाती है। रिश्ते हमारे मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। जब हम किसी से दिल से जुड़ते हैं तो हमारा मस्तिष्क ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो हमें सुरक्षा और आत्मीयता का एहसास देता है। ओकिनावा में बच्चे भी मोआई में शामिल होते हैं और युवा भी। ये उन्हें सिखाता है कि जिंदगी अकेले जीने का नाम नहीं बल्कि साथ मिलकर चलने की कला है। यहाँ मोआई सिर्फ बैठकर बातें करने तक सीमित नहीं। जब किसी की तबीयत खराब होती है तो पूरा ग्रुप उसकी देखभाल करता है। जब कोई दुखी होता है तो सभी उसका हौसला बढ़ाते हैं, और जब कोई खुश होता है तो सब मिलकर जश्न मनाते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि इकिगाई सिर्फ अकेले में नहीं खिलता। उसे रिश्तों की धूप चाहिए, दोस्ती की हवा चाहिए और समझदारी की मिट्टी चाहिए। तो आज जरा सोचिए, क्या आपके पास भी ऐसा कोई मोल है? अगर नहीं तो क्या आप किसी का हिस्सा बन सकते हैं, या शायद किसी और के लिए वो पहला कदम आप उठा सकते हैं, क्योंकि अकेलापन काटता है लेकिन साथ जीना इकिगाई को सींचता है। टोक्यो जैसे शहरों की चकाचौंध से दूर ओकिनावा के एक छोटे से घर में एक 88 वर्षीय महिला योशिको सान रहती है। उनके घर में न बड़ी टीवी है, न भारी फर्नीचर और न ही किसी तरह का तामझाम। बस एक चटाई, एक चाय की केतली, कुछ किताबें और दीवार पर पुराने फोटो। फिर भी उनके चेहरे पर एक शांति है जो अमीरों के आलीशान बंगलों में नहीं दिखती। जब किसी ने पूछा कि वो इतना साधारण जीवन क्यों जीती है तो उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि जब आसपास कम होता है तब अंदर ज्यादा जगह बनती है। यह है जापान की जीवन शैली का एक और अनमोल पहलू, मिनिमलिज्म, यानी कम में ही ज्यादा खोजना। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि खुश रहने के लिए हमें ज्यादा कमाना है, ज्यादा खरीदना है और ज्यादा दिखाना है, लेकिन इकिगाई इसका उल्टा सिखाता है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अंदर की शांति में है। मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं कि आप सब छोड़ दें। इसका अर्थ है जो आपके जीवन में अनावश्यक है उसे हटाकर सिर्फ वही रखें जो आपके इकिगाई से जुड़ा है। ओकिनावा के लोगों के पास कम चीजें होती हैं, लेकिन हर चीज का एक उद्देश्य होता है। उनके घर साफ सुथरे, हल्के और व्यवस्थित होते हैं, जिससे उनका मन भी वैसा ही रहता है। एक वृद्ध दंपति जिनके पास केवल 4 कप, 2 प्लेटें और एक पुरानी घड़ी थी, रोज साथ में चाय पीते थे और घंटों बातें करते थे। उनके लिए वो कप और वो पल किसी हीरे से कम नहीं थे। आजकल हम अपने चारों ओर इतने शोर और सामान से घिरे होते हैं कि हमारे विचारों की आवाज ही दब जाती है। मिनिमलिज्म हमें स्पेस देता है, सोचने के लिए, जीने के लिए और अपने इकिगाई को पहचानने के लिए। मिनिमलिज्म न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि आर्थिक आज़ादी भी। जब हमें कम चीज़ों की ज़रूरत होती है तो हम ज़्यादा कमाने के पीछे भागना छोड़ देते हैं, और तब हमारे पास समय होता है वास्तव में जीने के लिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कम में ही ज़्यादा है। अगर आप अपने जीवन को हल्का, साफ और उद्देश्यपूर्ण बना सकें तो आपका इकिगाई और भी स्पष्ट रूप से सामने आएगा। तो आज ही एक छोटा कदम लें, शुरुआत करें अपने आसपास से। देखें कि कौन सी चीज़ें आपके जीवन में कोई भावनात्मक या उद्देश्यपूर्ण योगदान नहीं देती, और उन्हें धीरे धीरे अलविदा कहें, क्योंकि जब हम बाहर की भीड़ कम करते हैं तभी अंदर की आवाज़ सुनाई देती है। एक बार की बात है, ओकिनावा के एक गांव में एक मछुआरे की नाव तूफान में बह गई। वो नाव उसकी रोजी रोटी थी, उसका जीवन। सबने सोचा कि अब वह व्यक्ति टूट जाएगा, लेकिन अगले ही दिन वो लकड़ियां बीनते पाया गया और कुछ ही हफ्तों में उसने उन लकड़ियों से सुंदर खिलौने बनाकर बेचना शुरू कर दिया। आज वह अपने गांव का सबसे प्रसिद्ध खिलौना कलाकार है। जब उससे पूछा गया कि उसने हार क्यों नहीं मानी तो उसका जवाब था, समुद्र ने मुझसे एक नाव छीनी, लेकिन शायद इकिगाई ने मुझे नया रास्ता दिखाया। जापानी संस्कृति में एक शब्द है, वाबी साबी, जिसका अर्थ है हर चीज में सुंदरता है, भले ही वह अधूरी, अस्थाई या टूटी हुई क्यों ना हो। यह विचार हमें सिखाता है कि बदलाव जीवन का नियम है।
और अगर हम हर बदलाव को दुख मानने लगें तो हम कभी अपने इकिगाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओकिनावा के लोग बदलाव को नकारते नहीं, अपनाते हैं। चाहे मौसम बदल रहा हो, शरीर बूढ़ा हो रहा हो या रिश्ते बदल रहे हों, वे जानते हैं कि हर बदलाव के पीछे एक छुपा संदेश होता है। एक वृद्ध महिला जिनका बेटा विदेश चला गया था, रोज शाम को उसकी तस्वीर के सामने बैठकर बुनाई करती थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अकेलापन नहीं लगता, उन्होंने कहा, पहले मैं उसके लिए खाना बनाती थी, अब उसके लिए ऊन के मोजे बुनती हूँ। वो अब भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है, बस रूप बदल गया है। इकिगाई का रास्ता सीधा नहीं होता, इसमें मोड़ आते हैं, रुकावटें आती हैं और कई बार हमें फिर से खुद को तलाशना पड़ता है। लेकिन हर बार जब हम टूटते हैं, हमें मौका मिलता है फिर से बनने का, और अक्सर वही रूप पहले से बेहतर होता है। बदलाव से डरना इंसानी फितरत है, लेकिन उस बदलाव में अवसर खोजना ही इकिगाई की असली परीक्षा है। इस अध्याय में हमें ये सीख मिलती है कि जीवन का हर मोड़, हर असफलता, हर बिछड़ाव एक संकेत है। हो सकता है इकिगाई हमें एक नया रूप दिखाना चाहता हो, एक नया रास्ता चुनवाना चाहता हो। तो अगली बार जब कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी से छिन जाए या कुछ वैसा ना हो जैसा आप चाहते थे, रुकिए, टूटिए नहीं। शायद यही मौका है इकिगाई को नए रूप में देखने का, क्योंकि बदलाव का मतलब अंत नहीं, एक नई शुरुआत भी हो सकता है। ओकिनावा के एक शांत कोने में एक 96 वर्षीय व्यक्ति मियागी सान हर सुबह सूरज उगने से पहले उठते हैं। बिना किसी शोर के वो अपना स्ट्रेचिंग करते हैं, थोड़ी देर टहलते हैं और फिर एक प्याली हर्बल चाय के साथ अपने बगीचे के पौधों से बात करते हैं। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, लेकिन आंखों में चमक है, जैसे उम्र ने उनके शरीर को छुआ भर हो, लेकिन आत्मा को नहीं। जब एक विदेशी पत्रकार ने उनसे पूछा कि उनकी सेहत का रहस्य क्या है, तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही, अपने शरीर को उतना ही प्यार दो जितना तुम अपनी आत्मा को देते हो। इकिगाई सिर्फ मानसिक या भावनात्मक पहलू नहीं है, आपका शरीर ही वह जमीन है जिसमें इकिगाई का बीज पनपता है। जापानी संस्कृति में केनको, स्वास्थ्य को सबसे पहला स्थान दिया गया है। ओकिनावा के लोग न कोई भारी कसरत करते हैं, न प्रोटीन पाउडर लेते हैं। उनकी दिनचर्या बेहद साधारण होती है। हल्का व्यायाम, नियमित चलना, शरीर को झुकाना, सीधा बैठना और संतुलित भोजन। उनका भोजन रंग बिरंगा होता है, बैंगनी शकरकंद, हरी पत्तियां, पीली दालें और लाल फल। और सबसे खास हरा हचीबू का पालन, यानी पेट का केवल 80% भरना। इससे उनका पाचन अच्छा रहता है, मोटापा नहीं होता और शरीर हमेशा हल्का महसूस करता है। एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र 102 साल थी ने कहा, मैं सिर्फ अपने शरीर से नहीं सोचती, मैं उसके साथ संवाद करती हूँ। जब वो थकता है मैं उसे आराम देती हूँ, जब वो मजबूत होता है मैं उसे फैलने देती हूँ। शरीर की देखभाल से न सिर्फ आप स्वस्थ रहते हैं, बल्कि आपका मन भी स्थिर होता है। और जब मन और शरीर दोनों शांत हों, तभी आप अपने इकिगाई को पूरी तरह महसूस कर सकते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम शरीर को मशीन की तरह समझते हैं, बस चलते रहो, दौड़ते रहो। लेकिन मशीन भी तब तक चलती है जब तक उसका तेल समय पर बदला जाए। हमारा शरीर भी देखभाल चाहता है, प्यार से, धैर्य से। इस अध्याय का संदेश है, अगर आप सच में अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस माध्यम को मजबूत बनाइए जिससे आप जीते हैं, आपका शरीर। क्योंकि एक थका हुआ शरीर कभी भी एक जागृत आत्मा को पूरी तरह जीने नहीं देगा। ओकिनावा की एक पुरानी गली में एक बुजुर्ग फूल वाली रहती थी। नाम था योशिको सान। उम्र लगभग 90 के पार, लेकिन हर सुबह वो हाथ में टोकरी लिए घर घर फूल पहुंचाने निकलती थी। वो फूल बेचती नहीं थी, बस लोगों के दरवाजे पर एक गुलाब या गुलमोहर रख जाती, बिना कोई नाम बताए। एक दिन एक युवा लड़की ने उनसे पूछ ही लिया, आप इतने सालों से ये क्यों कर रही हैं? योशिको सान मुस्कुराई और बोली, क्योंकि हर दिन मेरे पास है, इसलिए हर दिन मैं किसी का चेहरा खिला देना चाहती हूँ। यही मेरा इकिगाई है। इकिगाई कोई दूर की चीज नहीं होती, वो आज में होती है। यही क्षण, यही सांस, यही काम, यही आपका इकिगाई हो सकता है। बहुत से लोग इकिगाई को एक बड़ी मंजिल मानते हैं, जैसे किसी दिन वो कुछ बड़ा कर लेंगे, दुनिया बदल देंगे। लेकिन ओकिनावा के लोग हमें सिखाते हैं कि इकिगाई हर दिन के छोटे छोटे कार्यों में छुपा होता है। चाय बनाना, बगीचे में पानी देना, किसी की मदद करना, अपने काम से प्यार करना, यही तो है जीवन जीने का असली तरीका। इकिगाई का सबसे बड़ा रहस्य यही है, लिव इन द नाउ। क्योंकि हर दिन अगर आपने अर्थपूर्ण जिया तो पूरा जीवन भी अर्थपूर्ण बन जाएगा। एक कहावत है,
अगर आज तुम्हारा आखिरी दिन हो तो क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम करना चाहते थे? इकिगाई का मतलब है कि उस सवाल का जवाब हर दिन हाँ हो। योशिको सान की तरह आपका इकिगाई भी कुछ बहुत बड़ा या प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए। अगर वो आपको संतोष, ऊर्जा और मुस्कान दे तो वही काफी है। तो आज रुकिए, अपनी जिंदगी को देखिए। क्या आप वो कर रहे हैं जो आपको जीने की वजह देता है? अगर हाँ तो उसे थामे रहिए, अगर नहीं तो ढूंढना शुरू कीजिए, क्योंकि इकिगाई कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है। हर सुबह उठकर खुद से पूछिए, आज मैं क्यों जिंदा हूं? और जब जवाब मिलने लगे समझिए आप अपने इकिगाई पर चल पड़े हैं। इकिगाई कोई जादू नहीं है, वो आपके अंदर है। बस उसे आवाज दो और वो तुम्हें जिंदगी जीना सिखा देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि शायद आपके एक लाइक से ये संदेश किसी और तक पहुंच जाए जो खुद से लड़ रहा है, जिंदगी से थक चुका है। कमेंट में लिखिए, मेरा इकिगाई है। शायद खुद से बोलने से ही आपका रास्ता साफ हो जाए। और हाँ, अगर आपने अभी तक माइंड फ्लिप रीड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही किताबें जो आपकी सोच को पलट कर रख देंगी। क्योंकि सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी।